दोस्तों, भारत के प्रति बांग्लादेश के अंदर नफरत कितनी बढ़ चुकी है ये वहां के न्यूज चैनल, मीडिया के आर्टिकल्स, सोशल मीडिया के कमेंट्स और अब तो खुले तौर पर पॉलिटिकल लीडर और अंतरिम सरकार के बयानों से पता चल जाता है। ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश की सरकार इंटरनेशनली भारत की घेराबंदी की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं, इस समय शेख हसीना और उनके होम मिनिस्टर को भारत से वापस लाने के लिए बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रही है। ढाका अब इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि दोनों को भगोड़ा और आरोपी घोषित करके एक्स्ट्राडिट कराया जा सके। इंटरनेशनली क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने दोनों को 2024 के जुलाई अगस्त प्रोटेस्ट के दौरान क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में डेथ सेंटेंस सुनाया है। लेकिन यह फैसला शुरू से ही बहुत राजनीतिक माना जा रहा है, क्योंकि जिन प्रोटेस्ट की बात हो रही है उन्हें बीच में इस्लामिस्ट ग्रुप ने पूरी तरह हाईजैक कर लिया था और देश में जबरदस्त हिंसा फैली थी। उसी हिंसा के दौरान शेख हसीना को अपनी सरकार खोनी पड़ी और वह सीधे भारत आ गई। उनके होम मिनिस्टर कमल भी भारत में छिपे होने की खबर है। कमल ने इंडिया टुडे से बात भी की, लेकिन अपना लोकेशन नहीं बताया। बांग्लादेश के प्रोसिक्यूटर गाजी ने कहा कि इंटरपोल को पहले अरेस्ट वारंट भेजा गया था और अब कन्विक्शन वारंट के आधार पर नया रेड नोटिस मांगा जाएगा। ढाका का फॉरेन मिनिस्ट्री भी न्यू दिल्ली को एक औपचारिक पत्र भेजने की तैयारी में है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, इंडिया और बांग्लादेश की 2013 एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में एक खास शर्त है कि अगर मामला राजनीतिक हो तो एक्स्ट्राडिशन रोका जा सकता है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि हसीना का केस साफ तौर पर पॉलिटिकल नेचर में आता है। इंडिया ने अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। न्यू दिल्ली ने बस इतना कहा है कि बांग्लादेश के लोगों के हित में कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंगेज करेगा, यानी इंडिया सावधानी से चल रहा है और कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। शेख हसीना और कमल दोनों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक है और ट्रिब्यूनल रिग्ड है। अवामी लीग का आरोप है कि अंतरिम सरकार ने सिर्फ सत्ता को मजबूत करने के लिए ये डेथ सेंटेंस दिया है। उधर बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता जा रहा है। मॉब वायलेंस, कम्युनल टेंशन, पॉलिटिकल अटैक्स और वेंडलिज्म बढ़ता जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गई और उनका हिस्टोरिकल घर उसको भी तोड़ दिया गया। लेकिन सरकार इन सब बातों पर जिम्मेदारी लेने की बजाय ब्लेम इंडिया पर डाल रही है। अंतरिम गवर्नमेंट ने इंडिया के खिलाफ कई बार बयानबाजी की है। यूनिस ने कभी सार्क संगठन के न चलने की वजह भारत को बताया, कभी कहा कि बांग्लादेश ही भारत के नॉर्थ ईस्ट का गार्डियन है। इससे दोनों देशों में कड़वाहट लगातार बढ़ी है। शेख हसीना जब भारतीय मीडिया में इंटरव्यू दे रही थी तो बांग्लादेश ने भारत को प्रोटेस्ट लेटर तक भेज दिया। ढाका का कहना है कि भारत हसीना को हेट स्पीचेस करने दे रहा है, जबकि भारत का जवाब है कि भारत में मीडिया इंडिपेंडेंट है और ये किसी गवर्नमेंट का पोजीशन नहीं होता। वहीं इसके उलट पाकिस्तान ओपनली खुश है हसीना के खिलाफ फैसले पर। इससे बांग्लादेश की नई पॉलिटिक्स समझ आती है, पाकिस्तान के करीब जाना और भारत से दूरी बनाना। हसीना के समय भारत बांग्लादेश के रिश्ते इतिहास में सबसे मजबूत थे। बॉर्डर सुरक्षा, टेररिज्म पर कार्रवाई, पानी और जमीन पर समझौते, रेल और सड़क कनेक्टिविटी, बिजली सप्लाई, दोनों देशों ने तेजी से कॉपरेशन बढ़ाया था। लेकिन हसीना के हटते ही अंतरिम सरकार ने नैरेटिव बदल दिया। इंडिया आउट जैसा कैंपेन फिर से उठाया गया और अवामी लीग को चुनाव लड़ने से बैन करके राजनीतिक माहौल और ज्यादा खराब कर दिया गया। ढाका में अवामी लीग ऑफिस पर हमला हुआ और पाकिस्तान के सरेंडर वाली मूर्ति को तोड़ दिया गया। वीडियोस में हमला करने वाला कहता दिखा कि अगर ये मोरल्स रहा तो अवामी लीग फिर वापसी का दावा करेगा। ये दिखाता है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल रिवेंज और हिस्टोरिकल रीराइटिंग शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या भारत हसीना को एक्स्ट्राडिट करेगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि पॉलिटिकल मोटिव, बायस ट्रिब्यूनल, अनस्टेबल लॉ एंड ऑर्डर और ट्रीटी के पॉलिटिकल एक्सेप्शन क्लॉज को देखते हुए भारत इस एक्स्ट्राडिशन से बच सकता है। इंटरपोल की रेड नोटिस सिर्फ एक इंटरनेशनल अलर्ट होता है। ये किसी देश को अरेस्ट करने या एक्स्ट्राडाइट करने के लिए मजबूर नहीं करती। फाइनल डिसीजन हमेशा भारत का होगा। भारत फिलहाल चुप है और पूरे हालात को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स आज बहुत फ्रेजाइल है और कोई भी बड़ा कदम मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ढाका भी हर चीज पर इंडिया को ब्लेम करने को तैयार बैठा है।
बांग्लादेश इस समय अंदर से टूट रहा है, रेडिकल ग्रुप्स मजबूत हो रहे हैं, अवामी लीग को दबाया जा रहा है, पाकिस्तानी नैरेटिव वापस आ रहा है और अंतरिम गवर्नमेंट भारत को हर मुद्दे पर जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि साउथ एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल बैटल बन गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, अब इस मुद्दे पर चीन ने भी बयान दिया है। चीन ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के डेथ सेंटेंस के मुद्दे पर कहा कि यह बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, इस पर चीन कुछ नहीं बोलेगा। आज ये देखकर दुख होता है कि वह बांग्लादेश जो कि तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हुआ करता था और उसका कपड़ा व्यापार पूरी दुनिया में सबसे बड़ा था, आज वहां पर मौजूद एक्सट्रीमिस्ट और इस्लाम के नाम पर उसी बांग्लादेश को इतना पीछे ले जा चुका है जहां से बांग्लादेश को वापस खड़ा करना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां के छोटे से छोटे बच्चे के मन में इस समय जहर घोला जा रहा है। और ये नफरत इस तरह है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर फैलाई जाती है भारत के प्रति और हिंदुओं के ऊपर, और यही नफरत इस समय बांग्लादेश के अंदर फैलाई जा रही है। जिस देश ने इसे आजाद कराया आज उसी के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर इस तरह की नफरत है। यही कारण है कि इस समय बांग्लादेश के हालात भी पाकिस्तान की तरह बनते जा रहे हैं। आए दिन वहां पर कभी अटैक हो रहे हैं, कभी दंगे हो रहे हैं, तो कभी अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश से निकल कर आई इन सभी अपडेट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं डिफेंस से जुड़ी एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। भारत की आकाश मिसाइल सिस्टम इन दिनों देश की डिफेंस इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनी हुई है। वजह भी साफ है, इस मिसाइल ने रियल ऑपरेशंस में जो प्रदर्शन किया उसने दुश्मन के सबसे भरोसेमंद हथियारों को भी बेकार करके रख दिया। खास बात यह है कि भारत ने इसके बाद अपनी प्रोडक्शन रफ्तार को दोगुना कर दिया। पहले जहां हर महीने 50 से 60 आकाश मिसाइलें बनती थी, अब ये संख्या सीधे 100 तक पहुंच गई है। इतना बड़ा बूस्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि आकाश का एडवांस वर्जन आकाश 1S अब भारत की पहली पसंद बन चुका है। आकाश 1S कोई सामान्य एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसमें एक इंडिजिनस एक्टिव RF सीकर लगा है जो मिसाइल को आखिरी कुछ सेकंड में खुद निशाना चुनने और पकड़ने की ताकत देता है। मतलब टारगेट चाहे छोटा ड्रोन हो, तेज रॉकेट हो या किसी तरह की जैमिंग चाल चल रहा हो, आकाश 1S उसे सीधा लॉक करके, और सटीकता इतनी है कि एक मिसाइल से 88% और दो मिसाइल के सल्वो में 99% हिट चांस। यही वजह है कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स अब पुराने स्टॉक की जगह सिर्फ 1S वर्जन ऑर्डर कर रही है। यह मिसाइल 30 से 45 किलोमीटर की रेंज और मैक 3 की स्पीड के साथ दुश्मन के किसी भी लो फ्लाइंग या हाई स्पीड खतरे को गिरा सकती है। पाकिस्तान के जिन हथियारों को पहले मुश्किल टारगेट माना जाता था, जैसे GPS गाइडेड रॉकेट, हाई स्पीड UAVs और लो एल्टीट्यूड मिसाइलें, आकाश ने उन्हें आसानी से डिटेक्ट किया और हवा में ही खत्म कर दिया। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है भारतीय रडार सिस्टम राजेंद्र को, जो एक साथ 64 टारगेट ट्रैक और 12 को एक ही समय में इंगेज कर सकता है। आकाश की ताकत सिर्फ तकनीक में नहीं बल्कि इसकी इंडिजिनस सप्लाई चेन में भी है। मिसाइल BDL बनाती है, रडार BEL बनाता है और लॉन्चर LNT और टाटा तैयार करता है। इससे भारत को एक ऐसी चीज मिली है जो हर देश चाहता है, तेज सप्लाई बिना किसी विदेशी निर्भरता के। यही वजह है कि लड़ाई के दौरान एक भी मिसाइल की कमी नहीं पड़ी। वहीं दुनिया की बात करें तो अर्मीनिया को पहले ही आकाश की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। फिलीपींस इसकी परफॉर्मेंस देखकर खास दिलचस्पी दिखा रहा है। ब्राजील, वियतनाम और कई मिडिल ईस्ट देश भी लाइन में है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अपनी कीमत, रेंज और सटीकता के हिसाब से आकाश अब इजराइल के स्पाइडर जैसे बड़े सिस्टम को सीधी टक्कर दे रहा है। वहीं कई मामलों में ये उससे आगे भी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।